उत्तर प्रदेश विधानसभा दादरी 62 क्षेत्र से चुनावी 2022 के दंगल में भावी प्रत्याशी एडवोकेट रविंद्र भाटी, जो कि एक सोशल वर्कर एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता है। एडवोकेट रविंद्र भाटी की जो सोच रही है वह देश और युवा आगे बढ़े, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र से एडवोकेट रविंद्र भाटी ने युवाओं की सोच बने हुए हैं। माना जाए कि कोविड-19 आपदा में रविंद्र भाटी ने गांव-गांव जाकर सूखा राशन एवं सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। इसी को लेकर दादरी विधानसभा क्षेत्र से हर युवा और हर बुजुर्ग की एक ही आवाज की 2022 के चुनाव में भावी प्रत्याशी एडवोकेट रविंद्र भाटी को विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधानसभा सदस्य बनाना है। वही हिंदी न्यूज़ 1 की टीम से एडवोकेट रविंद्र भाटी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि विधानसभा से आज हमारे साथ एक युवा चेहरा जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका नाम है रविंद्र भाटी जी। ऐसे ही पूछेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी आखिर उन्होंने क्यों चुनी और क्या कारण रहा। भाटी जी, पहले तो हिंदी न्यूज़ 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप एक युवा हैं और आपके चंद्रशेखर भी एक युवा हैं, आपने आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों चुनी? आज़ाद समाज पार्टी का जन्म संघर्ष के द्वारा हुआ है, आंदोलनों से हुआ है। और जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर उनका जो बहुजन समाज के प्रति और जो किसान, मजदूर, शोषित, गरीब, कमज़ोर, उनकी लड़ाइयाँ जो लड़ते हैं प्रदेश के कोने कोने में जाकर, जहाँ भी जुल्म ज्यादती होती है, जहाँ भी अपराध होते हैं, चाहे बहनों के खिलाफ हो, चाहे किसानों के खिलाफ हो, चाहे मजदूरों के खिलाफ हो, जो उनका लड़ने का एक जज्बा है, उनके जज्बे से प्रभावित होकर, क्योंकि हमारे ज़िले में भी बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे MP हो, MLA हो, आज तक अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण यहाँ काम करते हैं, आज तक उनको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनको मतलब निस्तारण नहीं करा पाए हैं। तो इसलिए हमने ऐसे नेता का चुनाव किया जो जब सरकार ना हो तो सड़क पर लड़ने की क्षमता रखता हो और सड़क पे आंदोलनों की क्षमता रखता हो, और जब सरकार हो तो अपने लोगों के लिए एक जज्बा हो काम करने का। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी को चुना, क्योंकि उसका जन्म संघर्ष के द्वारा हुआ है। वो कोई धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, वो बाबा साहब के संविधान द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं कि कोई झोपड़ी वाला, एक आम लड़का, एक गरीब लड़का भी MP MLA बन सकता है या पार्टी बना सकता है। तो इस वजह से आज़ाद समाज पार्टी को चुना। आप भी एक युवा हैं, एक अच्छा संदेश जा रहा है। आप भी एक छोटे से छोटे गांव में जाके क्या समर्थन आपको जनता का मिल रहा है अभी से? देखो, पूरे देश में जो आज माहौल है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फैलाकर, डर दिखाकर या दंगे की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके, लोगों को बांट के जो राजनीति कर रहे हैं, लोग उसको समझ चुके हैं। लोगों के पेट में रोटी नहीं है, मजदूरों पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, GDP -24 है, और जो डीजल पेट्रोल, जो देश के हालात हैं, चाहे नोटबंदी के दौरान लाइनों में लोगों की मौत हुई हो, चाहे कोरोना काल में बिना इलाज के लिए लोगों की मौत हुई हो, जो ऑक्सीजन, बेड, सैनिटाइजर, एक मास्क तक सरकार नहीं दे सकती हो, तो उस सरकार का रहने का, उसका केंद्र में और प्रदेश में कोई औचित्य नहीं है। और इस सरकार के खिलाफ जो गांव में हम जा रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। ये इन्होंने बात की थी, PM साहब ने पीछे हम 50,000 वेंटिलेटर खरीदेंगे, लेकिन ये एक वेंटिलेटर नहीं खरीद पाए। 75,000 करोड़ रुपए जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था कोरोना में लोगों को हेल्प के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके खाने के लिए, 1 रुपये उन्होंने खर्च नहीं किया, इवन एक मास्क तक फ्री नहीं दिया। और ये बात करते हैं केवल झूठ की, बहकावे की और लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, कई योजनाओं में उसने खाना पीना, इतनी समस्या में खाना पीना पहुंचा। विपक्ष का आरोप रहा है हमेशा, उस चीज़ को नजरिए से नहीं देखते उन्होंने, सरकार ने इतने काम किए हैं बीजेपी ने। विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष जो पार्टियां हैं जिनकी पहले कभी सरकारें बनी थी और आज वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको CBI का तोता, ED और अन्य इनकम टैक्स के आप देख रहे हो, अभी भारत समाचार ने सच्चाई दिखाई, उन पर छापे पड़े। दैनिक भास्कर ने कोरोना काल में ये जो केंद्र सरकार ने राज्यसभा के अंदर इतना बड़ा झूठ देश की जनता के सामने बोला कि ऑक्सीजन कमी से कोई मौत नहीं हुई, जब उस सच्चाई को कोई अखबार छापता है तो उस पर छापे पड़ते हैं इनकम टैक्स के। आज कलम पर और कैमरा पर, दोनों पर जो पुलिस का पहरा है, सरकार का पहरा है। कोई पत्रकार यदि सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी, छापे पड़ेंगे, उसके ऑफिस का नक्शा चेक किया जाएगा। तो ये आप भी यदि सरकार के खिलाफ अपने चैनल पर चलाओगे तो हो सकता है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। आज स्वतंत्र नहीं है ना कलम ना कैमरा।
आपकी दादरी विधानसभा में ऐसी कौन सी समस्या जिसको अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं 2022 में तो क्या कुछ नया करके दिखाएंगे? कपिल जी, दादरी विधानसभा में समस्या ही समस्या है। यहाँ पर कॉमर्शियल लोग हैं जो राजनीति करते हैं, उनका जनता की समस्याओं से, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। पिछले 40 साल से ज़्यादा नोएडा अथॉरिटी को हो गया, 1976 में बनी थी, और 29 साल से ज़्यादा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की स्थापना हो गई। यहाँ आज तक किसानों की समस्याओं का एक गांव का भी निस्तारण नहीं कराया गया है। यहाँ के युवा हैं वो बेरोजगार हैं। यहाँ कंपनियों में ये लिस्ट चिपका दी जाती है कि 200 किलोमीटर तक का कोई भी यहाँ लोकल बच्चा नौकरी नहीं पाएगा। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ किसानों की ज़मीन सस्ती रेटों पर प्राधिकरणों ने ली, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि यहाँ के स्थानीय किसानों के बच्चों को रोजगार, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा इनके स्कूलों में दी जाएगी, इनके अस्पतालों में अच्छा इलाज दिया जाएगा, कम रेट पे दिया जाएगा, फ्री। जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको BPL कार्ड धारक उनको फ्री इलाज किया जाएगा। आज तक एक अस्पताल ने किसी गरीब का इलाज नहीं किया। जितने यहाँ कॉलेज हैं वो बड़े बड़े नेताओं के हैं, उद्योगपतियों के हैं, धन्ना सेठों के हैं। आज कोरोना काल जैसी महामारी में भी कोई स्कूल फीस कम करने को तैयार नहीं है, इवन प्रदेश सरकार के कहने के बावजूद भी, क्योंकि वही सरकार है, वही स्कूल के मालिक हैं, वही उद्योगपति हैं। तो यहाँ पर जब उनका ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है स्कूलों का, जब स्कूलों की लाइब्रेरी नहीं चल रही, जब स्कूलों का कंप्यूटर कोर्स नहीं चल रहा, स्कूलों में पूरा स्टाफ नहीं आ रहा, उनकी बिल्डिंग फीस, फिर भी क्यों ना इनको जो ऑनलाइन ये दे रहे हैं एजुकेशन, तो इनको फीस कम करनी चाहिए, आधी फीस लेनी चाहिए। ना तो स्कूल वाले फीस छोड़ने को तैयार हैं, ना अस्पताल वाले पैसे छोड़ने को तैयार हैं। कोरोना काल में कोरोना की कोई दवाई नहीं, पैरासीटामोल की गोली और एक ऑक्सीजन की सपोर्ट, बेस स्टेरॉइड, एक 2 रुपये या 3 रुपये की गोली आती हैं वो, और यहाँ 30-30 लाख अस्पतालों ने वसूला है लोगों से, गरीब लोगों से। बिना इलाज के लोग मर गए। एक गांव में 26 लोगों की डेथ हुई एक महीने में। कहाँ है सरकार? झूठी सरकार है। इनके मुखिया झूठे हैं, इनके मुख्यमंत्री झूठे हैं। 25 मई को आए थे यहाँ, अप्रैल को 25 मई को आए थे गौतम बुद्ध नगर के दौरे में, और उससे पहले 25 मई को तो शायद बाद में आए थे, लेकिन 25 मई को इन्होंने एक बयान दिया था लखनऊ से कि कोई भी यदि कोविड अस्पताल इलाज नहीं कर पाता है तो लोग जो दूसरे अस्पतालों में करा लें और सरकार उसका पैसा देगी। मुझे एक अस्पताल का नाम बता दीजिए किसी ने पैसा दिया हो, एक मरीज का नाम बता दिया जिसका इलाज फ्री हुआ हो। तो ये केवल आंकड़ों से खेल खेल रही है सरकार। इतने लोगों की मौत की जिम्मेदार है। जो लाशें तैरी वाराणसी में, जो प्रयागराज में लाशें तैरी, उन्होंने सारी बयान इस सरकार की पोल खोल दी है। अब जनता इसमें, जो हमने गांव-गांव जाकर बहुजन साइकिल यात्रा के द्वारा जो पार्टी की जन विरोधी नीतियां उनको लोगों से अवगत कराया। भाटी जी, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन नज़दीकी में आरोप आप लगा रहे हैं पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने काम किए हैं, क्या लगता है कि काम बिल्कुल धरातल पर नहीं हुए हैं? ये तो आप किसी एक मुद्दे को उठा लीजिए। किसान पिछले 6 महीने से देश की सीमा पर, राजधानी है दिल्ली, उसकी सीमा के चारों तरफ किसान बैठे हैं। 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। सरकार अहंकार में है। सरकार रोज ये सोच रही है कि देश के लोग सीधे साधे लोग हैं, तुम चुनाव के पास कोई नया मंत्र लेकर आना और फिर इनको बहका लेना। 2 बार इन्होंने यही तो किया है। आप ये बता दीजिए, जब किसान नहीं चाहते 3 काले कानूनों को, तो ये अडानी अंबानी के लिए क्यों कानून बनाना चाहती हैं? संसद से बड़े उद्योगपति हो गए कि संसद में कानून बाद में पास हुआ और उद्योगपतियों ने उसके गोदाम पहले बना लिए, पूरे देश ने नहीं देखा। अडानी और अंबानी के गोदाम पूरे देश में कानून आने से पहले बन गए। लोकतंत्र की जगह इन्होंने कील तंत्र में, किसानों के लिए इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर कील तंत्र, सीमेंट की दीवारें लगाई। तो ये 70% इस देश में जो कृषि पर आधारित है लोग, और 70% के करीब किसान रहते हैं, और जिन्होंने कोरोना काल जैसी बीमारी में भी अपने घर पे लॉकडाउन में भी रह के अपने खेतों में काम किया, अन्न उगाया और उन अन्न से देश की जनता का पेट भरा, उनकी ये सुनने को तैयार नहीं है। मजदूरों की सुनने को तैयार नहीं। मजदूर नहीं देखे आपने 1200 किलोमीटर यहाँ से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर आपके गाजीपुर तक पैदल यात्रा की, उन पर डंडे मिले, उनकी पिटाई हुई, उनको खाना नहीं दिया, उनको किराया तक नहीं दिया। इन्होंने पीएम केयर फंड में आज तक ऑडिट नहीं कराया। दुनिया भर से इन्होंने पैसे उगाए, सारे उद्योगपतियों से उगाए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह इन्होंने काटी, MP MLO की तनख्वाह इन्होंने काटी। क्या किया इन्होंने? अपना महल बनाने में पैसा खर्च किया है। जो सेंट्रल विस्टा होम बन रहा है कोरोना काल में भी, वो बंद नहीं हुआ। तो ये केवल झूठ पर इनकी आधारशिला टिकी हुई है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बुलाए थे इन्होंने, तो इन्होंने झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाने की जगह एक दीवार खिंचवाई थी
ताकि बाहर का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बनारस में गरीब लोगों की झोपड़ियाँ उन्हें ना देख सके। तो ये जनता समझ चुकी है और इनका अब जो आखिरी समय आ गया, क्योंकि जब आदमी तानाशाह हो जाता है, अहंकार में चूर हो जाता है, तो वो आज हर जगह जहाँ भी भर्तियाँ हो रही घोटाले हो रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, हम लखनऊ में गए और हमारी पार्टी ने आंदोलन किया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। 69,000 शिक्षक भर्ती में से 16,000 ओबीसी के पद इन्होंने मार लिए। नीट की परीक्षा में अभी 11,000 के करीब पद इन्होंने MBBS और वो बनते ओबीसी के, उनका और ओबीसी के नाम पे सरकार बनाते हैं। 60% इस देश में ओबीसी की पॉपुलेशन है। 1931 की जनगणना के अनुसार 52% ओबीसी थे, अब 60 के करीब हो रहे हैं। आप उनको बहका के सरकार तो बना लेते, जब उनके अधिकारों की बात आती है, जब आप शांत हो जाते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट, SC/SC की जनगणना हो रही है, जानवरों की जनगणना हो रही है, ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही जातिगत? क्योंकि इनको डर है, यदि ओबीसी अपनी जनगणना जान लेंगे तो उसके हिसाब से वो आरक्षण मांगेंगे। अभी 2022 का इलेक्शन है, अगर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, अगर जीत के जनता अगर यहाँ से जाती हैं दादरी विधानसभा से, अपनी दादरी विधानसभा के लिए क्या कुछ नया करेंगे रविंद्र भाटी जी? पुराने बहुत सारे काम पेंडिंग हैं दादरी विधानसभा के, करने का तो बहुत मन है, और यदि हम विधायक नहीं भी बनेंगे फिर भी उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दादरी क्षेत्र के अंदर किसानों की समस्या जस की तस है। उनके आबादी, घेर, घर सब गिरवी रखे हुए हैं, प्राधिकरण के और सरकार के नाम चढ़े हुए हैं। उनको रहने के लिए भी आज तक जो अपने घर हैं वो भी उनके आबादी निस्तारण करके उनको नहीं छोड़े गए हैं। तो किसानों की समस्या है, उनको 10% के प्लॉट आज तक नहीं मिले। बिल्डरों ने उस पर 4-4 मंजिल बना दी, 3-3 लोगों ने उस पर लाभ ले लिया, प्राधिकरण ने लाभ ले लिया, सरकार ने लाभ ले लिया, लेकिन जो एक्चुअल किसान है, जो अन्नदाता है, उसे आज तक उसका 10% का प्लॉट नहीं मिला। उसकी आबादी को नहीं छोड़ा गया, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली। यहाँ पे चिकित्सा और शिक्षा इस स्तर की है कि किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। और युवाओं के लिए विशेषकर जो रोजगार की मांग है वो हमारा प्रमुख एजेंडा है। किसानों के साथ साथ यदि क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना और यदि नहीं भी चुना तो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, चाहे 4 बार पहले जेल गए हैं और दर्जनों बार भी जाना पड़े तो जाते रहेंगे, लेकिन इन समस्याओं का समाधान किए हुए बिल्कुल भी चैन से बैठने वाले नहीं। ये थे हमारे साथ रविंद्र भाटी, जो कि प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए चाहे हमको दोबारा से जेल जाना पड़े, हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं कपिल श्रीवास्तव, हिंदी न्यूज़ 1 के लिए।